हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे और नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आदित्य पांडे आ गया हूँ आज जो शिखर बैच है हमारा उसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सीरीज चल रहा था उसका जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा इकोसिस्टम, उसको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। इकोसिस्टम होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम के साथ। हम इकोसिस्टम को समझते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले यदि इकोसिस्टम की हम बात करें बच्चों, तो इकोसिस्टम होता क्या है? जो लिविंग एंड नॉन और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन होता है और उनके जो फिजिकल जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है उसके साथ जो इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। द बेसिकली ecosystem is a part of a nature where the living organism will interact between the themselves and with their physical environment। ठीक है। इन 1935 बात समझ में आई कि इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम क्लियर हुआ। ये जो वर्ड है इकोसिस्टम, ये क्लियर हुआ कि वो क्या होता है? पार्ट ऑफ नेचर होता है। क्या होता है? ये एक पार्ट ऑफ नेचर होता है जहां पे वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं। किससे इंटरेक्ट करते हैं? बिटवीन देमसेल्व्स, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में रिलेशन रखते हैं। क्या रखते हैं? आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में रिलेशन रखते हैं। एंड विथ देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं हम? सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। यदि हम बात करें इकोसिस्टम की, किसकी हम बात करें? इकोसिस्टम की यदि हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम क्या होता है? यदि लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? आपस में इंटरेक्ट कर रहा है और अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, जैसे कि जो उसका फिजिकल इन्वायरमेंट है उससे इंटरेक्शन है उसकी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। जब लिविंग, समझ में आ गया होगा, आई होप अब क्लियर हो गया। जब लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग कंसेप्ट क्लियर है ना? तो जब लिविंग एंड नॉन लिविंग इंटरेक्ट करते हैं और किससे? अपने इन्वायरमेंट से। किससे करते हैं? अपने इन्वायरमेंट से करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? इकोसिस्टम बोलते हैं। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं किसके? इन 1935 एजी टेंसले। किसने? एजी टेंसले। ये नाम याद रखिएगा। किसने दिया था? एजी टेंसले। 1935 एजी टेंसले एंड इंग्लिश बॉटनिस्ट। ये कौन थे? एक बॉटनिस्ट थे। हैज ज्वाइन द टर्म इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम टर्म था वो किसने दिया था? एजी टेंसले ने दिया था 1953 में। किसने दिया था? एजी टेंसले ने दिया था 1953 में। The ecosystem may be termed as the self-regulating group of biotic communities of species interacting with their non-living environment and exchanging energy and matter। जो इकोसिस्टम होता है may be termed as the self-regulating group of biotic communities of species interacting with their non-living या उसके जो इन्वायरमेंट है, एक्सचेंजिंग द एनर्जी एंड मैटर। जो इकोसिस्टम, उसको हम सेल्फ रेगुलेशन या रेगुलेटिंग की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज का ऑफ स्पीसीज जो किससे इंटरेक्ट करते हैं? नॉन लिविंग से इंटरेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट से, जो एक्सचेंज करते हैं एनर्जी एंड मैटर्स को। तो ये चीज क्लियर हुई। इकोसिस्टम क्या होता है? जब लिविंग एंड नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट करें, आपस में रिलेशन रखें और अपने फिजिकल, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से रिलेशन लिखें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इको सिस्टम बोलते हैं। क्लियर हुआ? बेसिकली द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी किसे बोली जाती है? जब इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। और इट मे बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल होम इंटरेक्टिंग विथ एंड देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोलॉजी। ये इन देयर नेचुरल होम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, जिस हैबिटेट में रहता है, उसमें यदि उसकी स्टडी की जाती है, उसके रिलेशंस की स्टडी की जाती है, उसके इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है,
उसके सराउंडिंग के साथ उसका इंटरेक्शन क्या है, उनके बीच में उनका इंटरेक्शन क्या है, इन सब चीज़ों की यदि स्टडी की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। इकोसिस्टम की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। क्लियर हुआ? आई होप ये क्लियर हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। ये इकोसिस्टम का जो कंसेप्ट है, इकोसिस्टम होता क्या है, इकोलॉजी क्या होती है, ये पूरा आपको क्लियर हुआ होगा ये पूरा होता क्या है। आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं किसके, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। किसका, इकोसिस्टम का फंक्शन एंड स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम किसकी बात करते हैं, इकोसिस्टम का हमारा स्ट्रक्चर, बनावट कैसी होती है, कंपोजिशन कैसा होता है, उसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसके गोल्स क्या होते हैं। तो पहले इकोसिस्टम के मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है हमारा बायोटिक, दूसरा क्या होता है ए बायोटिक। क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक कंपोनेंट। किसके, हमारे इकोसिस्टम के। किसके कंपोनेंट होते हैं, इकोसिस्टम के। ठीक है। अब बायोटिक क्या होता है, लिविंग। लिविंग को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं बेटा। और नॉन लिविंग को क्या बोलते हैं, ए बायोटिक। जितने भी जो नॉन लिविंग, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ए बायोटिक बोलते हैं। तो सबसे पहले यदि हम ए बायोटिक कंपोनेंट की बात करें, किसकी, नॉन लिविंग की बात करें, तो इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है फिजिकल और एक होता है बेटा केमिकल। पहला क्या है, फिजिकल, दूसरा क्या है, केमिकल होता है। फिजिकल को हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉरी, फिजिकल को नहीं, केमिकल को हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेटिक बोलते हैं, और फिजिकल को इडोफिविक बोलते हैं। अभी ये बाय हम पूरा नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरा हम एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन कि इडोफिविक क्या होता है, ठीक है, क्लाइमेटिक क्या होता है, सॉइल, पीएच, मिनरल, टोपोग्राफी क्या होती है, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले ये क्लियर हुआ इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और ए बायोटिक। और ए बायोटिक के दो होते हैं, फिजिकल या केमिकल, और इसी को हम इडोफिविक या क्लाइमेटिक कंपोनेंट भी बोलते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो इसमें दो होता है, एक होता है आपका प्रोड्यूसर, एक होता है आपका कंज्यूमर। ठीक है, कितने होते हैं, एक हमारा होता है प्रोड्यूसर और दूसरा होता है हमारा कंज्यूमर। अब इसके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहले ए बायोटिक कंपोनेंट, जिसको हम नॉन लिविंग कंपोनेंट भी बोलते हैं। The abiotic component of an ecosystem are further made of non-living substances and factors. अभी मैंने बताया ना कि abiotic component किससे मिलकर बना है, दो, एक तो हमारा नॉन लिविंग सब्सटेंस से मिलकर बना है और दूसरा किससे मिलकर बना है, फैक्टर से मिलकर बना है। और यही जो दो फैक्टर हैं वो क्या है, एक है हमारा फिजिकल और एक है हमारा केमिकल। क्लियर हुआ? दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू फैक्टर्स, और इन्हीं को किसने फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है, दो फैक्टर्स में, एक हमारा फिजिकल और एक हमारा केमिकल। क्लियर हुआ? फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स। यदि हम फिजिकल फैक्टर की बात करें तो फिजिकल फैक्टर्स आर नोन एज अ क्लाइमेटिक फैक्टर। फिजिकल फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर भी बोलते हैं। कौन सा फैक्टर बोलते हैं बेटा, क्लाइमेटिक फैक्टर, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ठीक है, सॉइल, पीएच, टोपोग्राफी, ये सब किसके अंदर आते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर के आते हैं। विच इंक्लूड द रेन, लाइट, टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी, सॉइल टाइप्स, वाटर अवेलेबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, ये सब किसके अंदर आता है बेटा, क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर आ जाता है। अब हम बात करते हैं केमिकल फैक्टर के अंदर। तो केमिकल फैक्टर क्या होते हैं, इडोफिविक बोलते हैं। केमिकल फैक्टर को क्या बोलते हैं, इडोफिविक। याद रहेगा, केमिकल फैक्टर को क्या बोलते हैं, इडोफिविक। फिजिकल फैक्टर को क्या बोलते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर या क्लाइमेट। अब हम बात करते हैं ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं। ये इंक्लूड सॉइल, पीएच, टोपोग्राफी एंड नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एटीसी। क्लियर हुआ? तो इडोफिविक, क्लाइमेटिक, फिजिकल एंड केमिकल के बीच में कंफ्यूजन जो थी वो क्लियर हुआ।
हम ईडोफिविक को ही क्या बोलते हैं, केमिकल बोलते हैं। और केमिकल के अंदर क्या आ जाता है, हमारा सॉइल आ जाता है, पीएच आ जाता है, टोपोग्राफी आ जाती है, नाइट्रोजन, ठीक है। और फिजिकल के अंदर हमारा क्या आ जाता है, टेम्परेचर, लाइट, रेन, विंड, ह्यूमिडिटी एंड सॉइल टाइप्स, वाटर अवेलेबिलिटी। ये सब सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, फिजिकल के अंदर आ जाती हैं या क्लाइमेट के अंदर आ जाती हैं। ये हमारा एबायोटिक का कंपोनेंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसके अंदर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। ये जो एबायोटिक के अंदर आप देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, ठीक है, आप क्लास 12th या 11th में पढ़े होंगे इंटरमीडिएट लेवल पे। इसके बारे में डिटेल में टाइप्स ऑफ लाइट्स, उसका यूज़ क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, विंड, ह्यूमिडिटी, सबके बारे में, सॉइल का टाइप्स पढ़े होंगे, उसके फंक्शंस पढ़े होंगे, यूज़ पढ़े होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप 1 by 1 पढ़े होंगे, सॉइल, पीएच, टोपोग्राफी, सब चीज़ें आप 11th-12th में पढ़े होंगे। बेसिकली यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एबायोटिक का कंपोनेंट दो होते हैं, क्लाइमेटिक और ईडोफिविक। क्लाइमेटिक को हम फिजिकल बोलते हैं और ईडोफिविक को केमिकल बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए आपको, ईडोफिविक के और क्लाइमेटिक के। तो ये हमारा यहाँ पे क्या कंप्लीट होता है, एबायोटिक कंपोनेंट कंप्लीट होता है। एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एबायोटिक कंपोनेंट का। अब हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट होता क्या है, बायोटिक कंपोनेंट का मैंने आपको बताया था कि बायोटिक में लिविंग थिंग्स आ जाते हैं, जो लिविंग्स होते हैं उनको मिला के क्या बनता है हमारा बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। तो जो बायोटिक कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का, वो लिविंग चीजों से मिलकर बना होता है। और बायोटिक कंपोनेंट आर कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, जो मैंने अभी आपको बताया। दिस इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। क्लियर हुआ। दिस बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, टोटली आर 3 टाइप्स होते हैं। अभी तक मैंने बात की कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग मेंबर्स होते हैं इकोसिस्टम के, वो किसके अंदर आते हैं, हमारे बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। और इसमें एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, पैरासाइट। और बायोटिक कंपोनेंट कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स से। एबायोटिक कितने टाइप्स के थे, 2 टाइप्स के, ईडोफिविक और क्लाइमेटिक। बायोटिक कंपोनेंट कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। क्लियर हुआ। आगे बढ़े। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स। पहला टाइप्स क्या है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या है, फर्स्ट टाइप है। क्या है, हमारा फर्स्ट टाइप। अब प्रोड्यूसर होता क्या, ये जो वर्ड है प्रोड्यूसर, उसी से आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्रोड्यूसर होते क्या है। प्रोड्यूसर मतलब जो किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी को। जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। और फूड को कौन प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ऑब्वियस किसके अंदर पाया जाता है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो जनरली जो हमारे यहाँ, जो हमारे अर्थ पे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्यों, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्या होते हैं, जो बेसिकली हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, क्या है, ग्रीन प्लांट्स, वो सन से एनर्जी लेके क्या करके, सन से एनर्जी लेके किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, सनलाइट ले रहे हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये फूड तो प्रोड्यूस करते हैं, साथ साथ में ऑक्सीजन भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन भी निकालते हैं। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। आगे बढ़े। हम किसकी बात कर रहे थे, प्रोड्यूसर की बात कर रहे थे। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस, जो मैंने अभी प्रोसेस बताई, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड की सिंथेसिस खुद करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं।
इसी बात को यहाँ देखते हैं, प्रोड्यूसर आर द मेनली कंस्टिट्यूट बाय द ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। बेसिकली these green plants contain the chlorophyll. With the help of this chlorophyll, with the help of this chlorophyll, green plants trap the solar energy. मैंने बताया ना, सनलाइट का यूज करके the further convert into the potential chemical energy. किसमें बदलते हैं? पोटेंशियल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसके अंदर? ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यूजिंग अ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यूजिंग अ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नेमली वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नेमली वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इन दिस होल प्रोसेस इज नोन एज अ फोटोसिंथेसिस। ये आपको पता ही होगा पहले से, इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। दीज स्पीसीज आर आल्सो नोन एज अ फोटो ऑटोट्रॉफ्स एज दे सिंथेसिस देयर ऑन फूड। और इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अपना वो फूड क्या करते हैं? ऑन फूड प्रिपेयर करते हैं। क्लियर हुआ? एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ये बायोटिक कंपोनेंट के भी हम बात कर रहे थे, टॉपिक्स पे सेट है ना, तो हम किसकी बात कर रहे थे? बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे थे। बायोटिक कंपोनेंट का हमारा जो फर्स्ट टाइप था, 3 टाइप्स में से वो प्रोड्यूसर था। और प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। बेसिकली एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रोड्यूसर्स। The planes specific which basically lives inside the occur water will be prepared, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ये जो वर्ड आया है यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉफ्स, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? वो प्लांट्स जो वाटर लेवल के नीचे रहते हैं, ये हमारा क्या हो गया? वाटर लेवल हो गया। तो यहाँ कोई भी यदि प्लांट है, ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा वाटर हो गया, ठीक है। तो जो सनलाइट आएगी वो क्या हो पाएगी? वो सिर्फ अपर पार्ट तक ही पहुंच पाएगी, ठीक है। ये बस लाइट यहीं तक पहुंच पाएगी, ठीक है। इसके नीचे लाइट नहीं जा पाती है, जहां पे हमारे नीचे प्लांट्स पाए जाते हैं अंडर वाटर। तो ऐसे प्लांट्स के लिए इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। तो इन एक्वेटिक प्लांट्स का जो फोटोसिंथेसिस होता है वो इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट में होता है। क्यों? यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो सनलाइट के अब्सेंस में होता है बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस से? ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। किस प्रोसेस से होता है? ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से होता है। और ऐसे ही प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो केमिकल का ऑक्सीडेशन होता है उसी से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और ऐसे प्लांट्स को हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, जिसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। तो यदि हम कंज्यूमर की बात करें, किसकी बात करें? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर होते क्या है? बेसिकली यदि हम कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर क्या होते हैं? दीज एनिमल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है। क्या? ये जो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट था, ये क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, अभी बताया मैंने। तो ये जब ग्रीन पिगमेंट जिसमें नहीं होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंज्यूमर बोलेंगे। बेसिकली क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। खाना प्रिपेयर नहीं कर पाएगा तो दूसरे के ऊपर क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। किस चीज के लिए? फूड के लिए। किस चीज के लिए? फूड के लिए। एक बार यहाँ क्लियर समझ आते हैं कंज्यूमर क्या होते हैं। यदि हम कंज्यूमर की बात करें तो इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, मतलब ये अपना फूड जो है प्रिपेयर्ड नहीं कर पाएंगे। यदि प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो डिपेंडेंट होंगे। किसके लिए? फूड के लिए, ठीक है।
तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, कंज्यूमर बोलते हैं। कंज्यूम करते हैं ये सिर्फ फूड को, प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे दे आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, सो देयर कंज्यूमर्स डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड। और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो मैंने बताया है यहाँ पे, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, प्रोड्यूसर के ऊपर। कौन है ये, ऑटोट्रॉफ्स हैं। जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये जो ग्रीन प्लांट्स थे उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कंज्यूमर अपने फूड के लिए। अब प्राइम कंज्यूमर्स के भी टाइप होते हैं, क्या होते हैं, कंज्यूमर्स के भी टाइप्स होते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कितने टाइप्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड क्वार्टरी कंज्यूमर होता है। क्लियर हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड क्वार्टरी कंज्यूमर। क्वार्टरी कंज्यूमर आपको यहाँ पे दिखेगा अभी, क्वार्टरनरी कंज्यूमर या ओमनीवोरस एंड डेट्रीवोरस। 5 टाइप्स होते हैं किसके, कंज्यूमर्स के। प्राइमरी कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस भी बोलते हैं। हर्बीवोरस क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। दीज आर द एनिमल्स विच बेसिकली फीड ऑन द प्लांट्स और द प्रोड्यूसर। ये एनिमल्स क्या होते हैं, बेसिकली फीड करते हैं प्लांट्स पे। किस पे वो फीड करते हैं, प्लांट्स पे फीड करते हैं, और द ऑन द प्रोड्यूसर्स, किस पे फीड करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं। दे आर नोन एज अ हर्बीवोरस। मतलब ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जो किस पे फीड करें, प्लांट्स पे फीड करें और प्रोड्यूसर पे अपना डिपेंडेंट रहें फूड के लिए। जैसे जो ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन ग्रासेस खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोरस बोलते हैं। ठीक है, और उसको हम हर्बीवोरस, जैसे रैबिट हो गया, डियर हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया, इंसेक्ट हो गया, ये सब क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे जो क्रॉप्स होती है उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, अपने एनर्जी सोर्स के लिए। सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो इनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हर्बीवोरस, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। यदि हम सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर। अब प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर वो है जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ग्रीन प्लांट के ऊपर। क्लियर हुआ। अब सेकेंडरी कंज्यूमर की बात हो गई है। द एनिमल विच फीड ऑन द हर्बीवोरस आर कॉल्ड प्राइमरी कॉर्निवोरस या सेकेंडरी कंज्यूमर। एग्जाम्पल कैट, फॉक्स एंड स्नैक्स। ठीक है। टर्सरी कंज्यूमर की बात करें तो जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कॉर्निवोरस पे डिपेंडेंट होते हैं। दीज आर द लार्ज कॉर्निवोरस विच फीड ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब प्राइमरी कॉर्निवोरस। सेकेंडरी कंज्यूमर वो होते हैं जो प्राइमरी कॉर्निवोरस या सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि वॉल्व्स। क्लियर हुआ। एक बार चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। कंज्यूमर के 3 टाइप क्लियर हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी को हर्बीवोरस, सेकेंडरी को प्राइमरी कॉर्निवोरस एंड टर्सरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कॉर्निवोरस बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टर्सरी क्वार्टरनरी कंज्यूमर, जिसको ओमनीवोरस भी बोला जाता है। और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, सेकेंडरी कॉर्निवोरस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि लायन एंड टाइगर। जैसे कि हम किसकी बात करें, लायन एंड टाइगर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लायन एंड टाइगर्स की बात करते हैं। डेट्रीवोरस क्या होते हैं, ये एक नया टर्म आया, डेट्रीवोरस। ये क्या होते हैं, डेट्रीवोरस होते क्या है, बेसिकली जो डेट्रीवोरस होते हैं, कौन से, जो डेट्रीवोरस होते हैं, दे फीड ऑन द पार्ट ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म। वो डेड ऑर्गेनिज्म के पार्ट पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फॉर अर्थवॉर्म एंड आंट्स। जो अर्थवॉर्म होती हैं, आंट्स होती हैं, वो किसके ऊपर फीड करती हैं, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करती हैं। किसके ऊपर, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करती हैं। द वेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
जो भी हमारे डेड बॉडी होती हैं, किसी एनिमल की डेड बॉडी होती है, किसी भी इंसेक्ट या किसी भी लार्ज एनिमल या जो मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर की जो डेड बॉडी होती है, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो वेस्ट पार्ट होते हैं, उनके ऊपर क्या करती हैं, ये फीड करती हैं। क्लियर हुआ? आपको ये क्लियर हुआ? ठीक है, इसके ऊपर क्या करती हैं, ये फीड करती हैं। क्लियर हुआ? अब डेट्रीवोरस पूरा ये जो हमारा टाइप्स था, 5 टाइप्स था। यदि हम बात करें किसकी, कंज्यूमर की टाइप्स की बात करें, किसकी बात करें, कंज्यूमर के टाइप्स की बात करें, तो पहला था हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा था सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरा था टर्सरी, चौथा था क्वार्टनरी और पांचवा था हमारा डेट्रीवोरस। ये 5 चीज़ आपको क्लियर हो गई? ये क्या है, ये आपकी क्लियर हुई? आगे बढ़ें तो हमारा जो बायोटिक कंपोनेंट था उसके 2 चीज़ क्लियर हो गई, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं किसके, डीकम्पोजेस। ये डीकम्पोजर क्या होते हैं, बात करें अब डीकम्पोजर होते क्या है। द बैक्टीरिया एंड फंजाई इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। बैक्टीरिया एंड फंजाई को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है इस कैटेगरी में। दे ड्राइव देयर फूड बाय ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड फाइनली टू द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ये जो बैक्टीरिया फंजाई इंक्लूड होते हैं इस कैटेगरी में, किसके, डी जो डिकम्पोजेस कैटेगरी होती है, इस कैटेगरी में बैक्टीरिया एंड फंजाई इंक्लूड होते हैं। वो करते क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल में बदलते हैं। ब्रेक ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। यही हमारा किसका काम होता है, डिकम्पोजर का काम होता है। क्लियर हुआ? डिकम्पोजर का काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करके सिंपल में कन्वर्ट करना ही काम किसका होता है, डिकम्पोजर का काम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में एंड फाइनली इनटू द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जैसे कि फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, इन सब में कन्वर्ट करना किसका काम होता है, डिकम्पोजर का काम होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं किसके, फंक्शन ऑफ किसके, इकोसिस्टम के। तो मेनली जो फंक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो ये जो चीज़ है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, द मेन फंक्शन ऑफ एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ इकोसिस्टम आर फूड चेन एंड फूड वेब, एनर्जी फ्लो एंड इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, ये क्या है, हमारे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है। इससे पहले इससे पहले हम एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। हम क्या देखते हैं, फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम। किसकी बात करते हैं हम, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो जो टाइप्स है, मेनली वी हैव डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। हमको कितने पार्टों में बांटा गया इकोसिस्टम को, 2 पार्ट्स में, एक टेरेस्ट्रियल और एक एक्वेटिक। किसमें बांटा गया है, एक टेरेस्ट्रियल में बांटा गया है। और टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक का मतलब क्या होता है वो समझाते हैं आपको। पहले टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इको सिस्टम, ये दोनों इकोसिस्टम कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो यदि हम टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, किसकी बात करें, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो जो भी लैंड पे जो सॉइल पार्ट होता है, जो क्या होता है, लैंड पार्ट होता है,
जिस पे सॉइल पाया जाता है, लैंड पाया जाता है, उस पे जो इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, उस पे रहने वाले लिविंग्स, ठीक है, किस पे, सॉइल एंड लैंड्स पे, उस पे जो इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आता है। और जो वाटर में, वाटर के अंदर जो इकोसिस्टम पाया जाता है, मतलब रिलेशन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं किसकी, देयर आर मेनली टू टाइप्स, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। दोनों हम समझ चुके हैं होता क्या है। अब हम बात करते हैं किसकी, आगे, कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम ऑफ डिफरेंट लैंड्स फॉर्म द एटमॉस्फेयर ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो एटमॉस्फेयर होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, वो एक्वेटिक इकोसिस्टम से बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंट होता है, बहुत ही डिफरेंट पाया जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का जो इकोसिस्टम होता है। द मेजर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इंक्लूड, जो मेजर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है वो इंक्लूड करके रखता है रेन फॉरेस्ट, डिजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड फॉरेस्ट, टुंड्रा इकोसिस्टम, स्वना इकोसिस्टम एंड माउंटेन इकोसिस्टम। जो मेजर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, हमारे 6 होते हैं। सबसे पहले रेन फॉरेस्ट, डिजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड फॉरेस्ट, टुंड्रा, स्वना, माउंटेन। अभी आप यहाँ पे याद कर लीजिए, रेन, डिजर्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा, स्वना एंड माउंटेन। क्लियर हुआ आपको यहाँ पे, रेन, डिजर्ट, टुंड्रा, स्वना एंड माउंटेन इकोसिस्टम। ये हमारे टोटल जो 6 हैं, क्या हैं, टोटल 6 इकोसिस्टम हैं, वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। इसकी 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे कि 1 बाय 1 होते क्या है। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। किसकी बात करते हैं, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो इस कंपोजेज ऑफ अ टेल एवरग्रीन ट्रीज, जो एवरग्रीन ट्रीज होती हैं, जहां वो लैंड जो हमेशा हरा भरा रहता है, एवरग्रीन रहता है, वो क्या होता है हमारा, रेन फॉरेस्ट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, रेन फॉरेस्ट के अंदर आता है। दे हैव हैवी एनुअल रेनफॉल, हाई एवरेज टेम्परेचर, पुअर क्वालिटी सॉइल ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड हैव रिच बायोडाइवर्सिटीज। वहां पे जो सॉइल की क्वालिटीज होती हैं वो पुअर पाई जाती हैं, किसकी वजह से, जहां पे न्यूट्रिशन का क्या होता है, लैक होता है। एंड जो बायोडाइवर्सिटीज होती हैं, बायोडाइवर्सिटीज होती हैं वो रीच होती हैं, किसके वजह से, क्योंकि वहां पे एवरग्रीन जो 12 मंथ्स होता है, 12 मंथ तक वहाँ ग्रीनरी पाई जाती है। इसीलिए जो वहाँ के एनिमल्स होते हैं, वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, वो उनके अंदर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उनके अंदर बहुत सारी वेराइटीज पाई जाती हैं। क्लियर हुआ। अब रेन फॉरेस्ट इज अ होम फॉर अ मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज। जो रेन फॉरेस्ट होता है, रेन फॉरेस्ट क्यों होता है होम्स फॉर अ मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, उनकी प्लांट्स की वजह से क्या बनते हैं, उनके लिए शेल्टर होता है, उनके लिए फूड मिलता है, ठीक है, उनके लिए सेफ्टी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें ये हमारा रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, जो हमें सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंस होता है, शेल्टर, फूड एंड सेफ्टी। ये प्रोवाइड करता है, उनको एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है। All these species living together in the rainforest make it rich biodiversity on the plants. और इसी की वजह से यहाँ पे लार्ज बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या पाए जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। क्लियर हुआ आपका, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेन फॉरेस्ट, किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, किसकी हम बात करते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट।
रेन फॉरेस्ट में भी दो टाइप आ गए, कौन कौन से? ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। अब ये ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट क्या होता है इसको देखते हैं। रेन फॉरेस्ट हम समझ गए, जहां एवरग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं, जहां ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं, इसीलिए उसको रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। क्लियर हुआ? ये कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। अब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता क्या है? द रेन फॉरेस्ट दैट फाउंड इन अ ट्रॉपिकल रीजन एंड रिसीव अ हाई रेनफॉल एवरी ईयर आर नोन एज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सिंपल, वो रेन फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट, वो ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, जहां पे हाई रेनफॉल पाई जाती है, जहां पे जो रेन है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसी को? ठीक है, और इसीलिए वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? अब टेम्परेट रेन फॉरेस्ट क्या होता है? टेम्परेट रेन फॉरेस्ट ऑल्सो रिसीव अ हैवी रेनफॉल एनुअली। ये भी जो एनुअली रेनफॉल होता है बहुत ही हैवी रिसीव करता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आपको क्या देखने को मिलेगी? डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से टेम्परेट में? जनरली ग्रोन अलोंग द कोस्ट, इट हैज अ सीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन। ट्रॉपिकल रीजन में थ्रू आउट द ईयर हैवी रेनफॉल होगा, बट टेम्परेट में क्या होगा? सीजनल वेरिएशन होता है। यहाँ भी हैवी रेनफॉल होता है, बट 24 आवर नहीं होता है, 12 मंथ्स नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? सीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन। ये जो लाइन है, सीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ देखने को मिलती है। इसी की वजह से इसके अंदर डिफ्रेंशिएट आया रेन फॉरेस्ट जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में। इट एवरेज टेम्परेचर ऑफ द इकोसिस्टम राइजेस टू 80 डिग्री फॉरेनहाइट। किसकी बात कर रहे हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम फॉरेन डिग्री की बात कर रहे हैं, 80 डिग्री फॉरेनहाइट तक पहुंचता है। एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ये समर वेकेशन की बात कर रहा है, समर के टाइम की बात कर रहा है, सीजन, टेम्परेचर डिक्रीजेज अप टू द फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ तक पहुंच जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। क्लियर हुआ ये पूरा? दो चीजें समझ में आई। पहला जो हमारा इकोसिस्टम था, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट में हमारा ट्रॉपिकल और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट समझ में आया। ट्रॉपिकल में जो था 24 आवर 12 मंथ तक हमारा एवरग्रीन एनुअली वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, लेकिन यहाँ पे सीजनल होता है क्लाइमेटिक चेंज। कुछ जब जब समर का टेम्परेचर का तो वहाँ का एवरेज टेम्परेचर क्या होता है? 80 डिग्री फॉरेनहाइट। और ड्यूरिंग द विंटर सीजन में जो वहाँ का टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुँच जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्लाइमेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। और यदि क्लाइमेटिक वेरिएशन होगा तो जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो भी क्या होगी? ज़्यादा पाई जाएगी। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं किसके अंदर? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। रेन फॉरेस्ट हो गया, अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम एन एरिया कवर्ड विद द ट्रीज मेकिंग द वेरियस कैनोपाई लेयर इन नोन एज अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। वो एरिया जो किससे? ट्रीज से कवर हो। अब आपको ट्रीज, हर्ब, सर्व, प्लांट्स में डिफरेंस तो पता ही होगा, ठीक है, फ्लोरा एंड फन्ना के बारे में पता ही होगा। इट्स प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द मिलियन ऑफ द प्लांट्स एंड स्पीसीज। ठीक है, ये मिलियन ऑफ प्लांट एंड स्पीसीज के लिए क्या करता है? हैबिटेट प्रोवाइड करता है, उनके लिए शेल्टर, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रेन फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट की हम क्या बात करते हैं? टाइप्स की बात करें तो टॉपिकल ऑफ एवरग्रीन रेनफॉल एंड ट्रॉपिकल ऑफ डेसिडियस रेन फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद टेम्परेट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आ जाता है, उसके बाद आता है तुम्हारा डेसिडियस फॉरेस्ट आ जाता है। ठीक है, अब ट्रॉपिकल ऑफ एवरग्रीन
रेनफॉल क्या होता है? ट्रॉपिकल ऑफ एवरग्रीन रेनफॉल, द एवरेज रेनफॉल इज 80 to 40 इंचेस इन ईयर। ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेनफॉल होता है, इसमें जो एवरेज रेनफॉल होती है वो कहाँ से होती है? वो 80 से लेके 400 इंचेस तक होती है। कहाँ तक होती है? इंचेस तक होती है। सच a forest have a deep and dense vegetation consisting of all trees reaching the different level। यहाँ पे उस तरह के प्लांट्स एंड ट्रीज पाए जाते हैं, वेरिएशंस जिसमें डेंस वेरिएशंस होता है, लार्ज नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ प्लांट्स पाए जाएंगे, डीप एंड डेंस वेजिटेशन होगा, और जो साइज होगी ट्रीज की वो रीचिंग द डिफरेंट लेवल्स, कुछ टॉल, कुछ मीडियम साइज के, कुछ एकदम स्मॉल और एकदम कुछ ग्रेजी जो ग्रास टाइप के प्लांट्स होते हैं, जो ग्रास होती हैं वो पाई जाएंगी। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पाए जाएंगे। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस रेन फॉरेस्ट। देयर आर अ ब्रॉड लर्न ट्रीज along with the dense bushes and shrubs। यहाँ पे किसके साथ? dense bushes and shrub भी पाए जाएंगे, और found in a many parts of the world। large variety of flora and fauna are found here। यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फन्ना होते हैं उनके वेराइटीज सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं किसमें? हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस रेन फॉरेस्ट में। किसके अंदर? ट्रॉपिकल डेसिडियस रेन फॉरेस्ट के अंदर। आई होप ये थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा, थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर है भी, ये सब पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है इकोसिस्टम का टाइप, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा पार्ट हमको बोरिंग लगता है, बच्चों को भी बोरिंग लगता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, फनी एंटरटेनमेंट वे में पढ़ते हैं। जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम होता है वो बहुत ही लेंथी चैप्टर है, ठीक है, लेंथी टॉपिक के अंदर आता है, तो थोड़ा सा इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके पहले हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस रेन फॉरेस्ट पढ़ा था। अब हम टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट पढ़ते हैं। तो टेम्परेट का द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय द स्मॉल नंबर ऑफ ट्रीज बट एन एडिक्वेट नंबर ऑफ फर्न्स एंड मॉसेस। यहाँ पे जो फर्न्स एंड मॉसेस होंगे, आपको पता होगा ना, 11th में आपने पढ़ा होगा मार्फोलॉजी में, और जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर मॉसेस एंड फर्न्स के बारे में, तो उनकी एडिक्वेट्स नंबर पाए जाते हैं। और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें, किसकी? टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो मोस्टली इन द मॉइस्ट टेम्परेचर। किसके अंदर? मॉइस्ट टेम्परेचर के अंदर पाई जाती है। कौन सी? टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। समझने की कोशिश करें, ये टेम्परेचर, ये जो इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन है, ये कहाँ पाया जाता है? मॉइस्ट टेम्परेचर के अंदर पाया जाता है। रीजन विद द सफिशियंट रेनफॉल, ट्रीज सेट्स एंड लीव्स ड्यूरिंग द विंटर। ठीक है, जो ड्यूरिंग द विंटर्स जो लीव्स होती हैं क्या होती हैं? सेट्स हो जाती हैं, जैसे कि ओक ट्री, पीच ट्री, इसी थी। ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर आता है। अब टाइगा और बोरेल। द टाइगा इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द एवरग्रीन कॉनिफर्स। ठीक है, द एवरेज टेम्परेचर इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईयर। जो टाइगा एंड बोरेल होता है वहां पे एवरग्रीन कॉनिफर्स पाए जाते हैं। कॉनिफर्स क्या पाए जाते हैं? एवरग्रीन कॉनिफर्स पाए जाते हैं, और जो इसका टेम्परेचर होता है वो मोर देन हाफ ईयर के लिए क्या रहता है? बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। क्या रहता है? बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट रहता है। ये हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम का टाइप था। हमने क्या पढ़ा? रेन इकोसिस्टम, रेनफॉल इकोसिस्टम पढ़ा, रेन फॉरेस्ट पढ़ा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम पढ़ा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टुंड्रा इकोसिस्टम। किसकी बात करते हैं? टुंड्रा इकोसिस्टम की बात। देयर इज अ लिमिटेड लाइफ इन द टुंड्रा इकोसिस्टम ड्यू टू द हार्श इन्वायरमेंट ऑफ द रीजन। यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है बहुत ही हार्श होता है, बहुत ही अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो यहाँ पे रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है वो फेवरेबल नहीं पाया जाता है। इट इज एन लोअर एल्टीट्यूड ऑफ द पोलर एरिया, द मोस्ट ऑफ द ईयर कवर्ड विद द स्नो। और यहाँ का जो एरिया होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम किससे होता है? कवर होता है स्नो के साथ। सो देयर इज अ लिमिटेड फ्लोरा एंड फौना इन दिस इकोसिस्टम। इसी के वजह से यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फन्ना पाए जाते हैं
वो लिमिटेड पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द ईयर, थ्रू आउट द ईयर स्नो से कवर रहता है, जो माउंटेन एरिया होती है, ठीक है, जो ग्लेशियर एरियाज होती हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, और ये लोअर एल्टीट्यूड ऑफ द पोलर एरिया पे पाया जाता है। ये हमारा टुंड्रा इकोसिस्टम था। हमारा क्या था? ये टुंड्रा इकोसिस्टम था। अब हम बात करते हैं माउंटेन इकोसिस्टम की। किसकी बात करते हैं? माउंटेन इकोसिस्टम। माउंटेन इकोसिस्टम क्या होता है? हैविंग द ह्यूज वेराइटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे भी जो बायोडाइवर्सिटी है, क्या है? जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। रेन फॉरेस्ट के बाद यदि कहीं बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है तो हाई ह्यूज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स माउंटेन में पाई जाती है, हैविंग एल्पिन वेजिटेशन। यहाँ पे एल्पिन वेजिटेशन, एल्पाइन या एल्पिन जिसको बोलते हैं, ये एल्पिन वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। लॉन्ग एंड थिक हेयर फॉर एनिमल्स आर प्रेजेंट इन सच इकोसिस्टम। यहाँ पे लॉन्ग एंड थिक हेयर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही लो होता है। ठीक है, और इस इकोसिस्टम में कोल्ड होने के नाते, एक्सट्रीम कोल्ड होने के नाते, जो एनिमल्स हैं उनके सरफेस पे एक थिक एंड लॉन्ग हेयर की लेयर पाई जाती है, जो उनको इंसुलेटर की तरह काम करती है, उनको ठंडी से बचाती है, उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करती है। वो कौन करती है? हमारा जो उनकी थिक हेयर लेयर, लॉन्ग एंड थिक हेयर की जो लेयर पाई जाती है उनके बॉडी पे, वो काम करती है ड्यू टू द कोल्ड टेम्परेचर ऑफ द इकोसिस्टम। एनिमल ऑफ दिस इकोसिस्टम हैड टू स्पेंड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हर्बिनेशन। हर्बिनेशन क्या होता है? हर्बिनेशन वो पीरियड होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, अनफेवरेबल टेम्परेचर या सीजन आता है, तो जो एनिमल्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो हर्बिनेट हो जाते हैं। मतलब अपने फूड को एकुमुलेट करके, फीडिंग करके, फूड को अपना फूड प्रिपेयर करके या फूड अपना खा के या कलेक्ट करके वो एक ऐसी जगह छिप जाते हैं जहां उस टेम्परेचर से वो क्या हो पाए? बच पाए, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। इसी को हम क्या बोलते हैं? हर्बिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। और इसमें मोस्ट ऑफ द एनिमल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हर्बिनेशन प्रोसेस में जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो अनफेवरेबल होता है। ये होता है हमारा माउंटेन इकोसिस्टम। अभी तक हमने रेन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, टुंड्रा और माउंटेन इकोसिस्टम पढ़ लिया। अभी हमारे दो इकोसिस्टम बचते हैं, वो है हमारा सोना इकोसिस्टम। सोना इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द डिजर्ट इकोसिस्टम। ये क्या होता है? ये डिजर्ट इकोसिस्टम। और ये अभी हमारा पहला एक और इकोसिस्टम बचा है, वो क्या है? डिजर्ट इकोसिस्टम बचा है। तो ये डिजर्ट इकोसिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, rainfall in the Swana, due to the amount of rainfall in the Swana, जो स्वना इकोसिस्टम में रेनफॉल होती है उसके अमाउंट की वजह से ये डिजर्ट इकोसिस्टम जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उससे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, स्वना गेट मोर रेनफॉल एज कंपेयर टू द डिजर्ट इकोसिस्टम विच सपोर्ट द लाइफ ऑफ द फ्लोरा एंड फना। ठीक है, स्वना गेट मोर रेनफॉल एज कंपेयर टू द डिजर्ट इकोसिस्टम। जो डिजर्ट हमारा इकोसिस्टम होता है उसमें जो रेनफॉल होती है वो कम होती है, जिसके वजह से स्वना सपोर्ट करती है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फन्ना के लिए, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। वेटलैंड एंड स्वैम्प। अब बात करते हैं वेटलैंड एंड स्वैम्प। स्वैम्प इन एरिया इन द फ्रंट दैट इज परमानेंटली फिल्ड विद द वाटर, इट इज नॉट कवर्ड विद द फॉरेस्ट अराउंड द, एंड इट इज कॉल्ड वेटलैंड। वो एरिया जो फ्रंट की तरफ से परमानेंटली फिल्ड हो, किससे? वाटर से, और यदि यही कवर नहीं है अपने सराउंडिंग से किसी फॉरेस्ट या जंगल से, किसी भी प्लांट से, तो उसे हम वेटलैंड बोलते हैं। वाटर इन द वेटलैंड एंड स्वैम्प इज अ फ्रेश इन नेचर। वो नेचर में क्या रहता है? फ्रेश रहता है। ठीक है, वाटर लेवल ऑफ द स्वैम्प ऑफन डिफर ड्यू टू द रेनफॉल एंड द फ्लड। ये क्लियर हुआ कि वेटलैंड एंड स्वैम्प क्या होता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये टॉपिक। अब हम बात करते हैं डिजर्ट इकोसिस्टम की। यहाँ तक मैरीन इकोसिस्टम पहले पढ़ लेते हैं। कवर द मेजॉरिटी एरिया ऑन द अर्थ, salt concentration is higher in this marine habitat, making the difficult for the fresh water creatures to survive। ये जो सी क्रिएचर्स होते हैं,
एनिमल्स होते हैं जो अंडर वाटर रहते हैं, सी में रहते हैं, वो उसको हम मैरीन इकोसिस्टम बोलते हैं। क्यों? ये साल्टी कंसंट्रेशन होता है। इस जो वाटर होता है इसमें इसमें जो सॉल्ट का अमाउंट होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसीलिए जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होती है इस वाटर में ज़्यादा होने के वजह से यहाँ पे जो फ्रेश वाटर के क्रिएचर्स हैं उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे कौन सिर्फ सर्वाइव कर सकता है? मैरीन फिशेज जो होती हैं, मैरीन एनिमल्स होते हैं, वही सर्वाइव कर सकते हैं। इवन द मैरीन स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव इन द फ्रेश वाटर। अब मैरीन जो फिशेस हैं या क्रिएचर्स हैं उनका हैबिटेट क्या है? हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एरिया में रहने का। यदि उनको लोअर एरिया ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन में भेजेंगे तो उनका जो मैकेनिज्म है बॉडी का वो डिसबैलेंस हो जाएगा। दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज ओशियन इकोसिस्टम और कोरल लीफ एंड कोस्टल इकोसिस्टम। इनको कितने में बांटा गया है? 3 में बांटा गया है। ओशियन इकोसिस्टम, स्चरीज, कोरल रीफ्स एंड कोस्टल इकोसिस्टम। अब हम बात करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। किसके अंदर बात करते हैं? ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो ग्रासलैंड कंटेन द मोस्टली क्या करता है? ग्रासलैंड कंटेन द मोस्टली ग्रासेस नॉट द ट्रीज सर्व्स एंड सैंड्स और वाटर। जो ग्रासलैंड होता है वो मोस्टली कंटेन द ग्रासेस। सिर्फ किसको कंटेन करके रखता है? सिर्फ ग्रास को कंटेन कर रखता है। वो ना ट्री को कंटेन करता है, ना श्रब को करता है, ना सैंड्स को करता है और ना ही वाटर को करता है। हियर वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय द ग्रासेस। यहाँ पे जो वेजिटेशन प्रोसेस होती है वो डोमिनेटेड होती है बाय द ग्रास। किस प्रोसेस से डोमिनेट होती है? ग्रास प्रोसेस से डोमिनेट होती है। दे आर द लार्जेस्ट बायोम्स एंड द अर्थ एंड डोमिनेटेड द लैंडस्केप वर्ल्ड वाइड। ये लार्जेस्ट बायोम्स होते हैं ऑन द अर्थ पे एंड ये डोमिनेट होते हैं लैंडस्केप वर्ल्ड वाइड पे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइक नेचुरल ग्रासलैंड, सेमी नेचुरल ग्रासलैंड एंड एग्रीकल्चर ग्रासलैंड। अब ये 3 टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड के बारे में बताया। कौन कौन से? नेचुरल ग्रासलैंड के बारे में, सेमी नेचुरल ग्रासलैंड के बारे में और एग्रीकल्चरल ग्रासलैंड के बारे में। ये नेचुरल क्या होता है? जो नेचुरली प्रिपेयर्ड होता है। सेमी नेचुरली मतलब उसमें ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट होता है। और एग्रीकल्चर ग्रासलैंड मतलब अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने बेनिफिशियल के लिए, अपने सर्वाइवल या फूड कंजम्पशंस के लिए जो एग्रीकल्चर किया जाता है घास का, उसी को हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन करते हैं ग्रासलैंड की। इसके पहले ग्रासलैंड पढ़े थे, अब क्लासिफिकेशन करते हैं किसकी? ग्रासलैंड की। क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले यदि हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आ जाता है। क्या आ जाएगा? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑकर ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टू द ट्रॉपिक्स हैविंग द मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेन। जहाँ पे मॉडरेट टू लो रेनफॉल होता है वहाँ पे ये स्प्रेड हुआ रहता है, वहाँ पे पाया जाता है। ग्रासेस अप टू 3 to 4 meters in height, example the swanas grassland of the African elephant, zebras, griffs, deer are common। ठीक है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं जहाँ पे 3 to 4 मीटर इन हाइट में पाए जाते हैं ग्रासेस, उसको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं। और जहाँ पे लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, अब हम टेम्परेट ग्रासलैंड ग्रासलैंड इन इंडिया की बात करते हैं। तो टेम्परेट फाउंड इन द मिल्ड latitudinal zone and the interior part of the continent, short grasses and nutrition in nature, wild buffaloes and beyonds and antelopes common होते हैं इसके अंदर। ग्रासलैंड इन इंडिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ग्रासलैंड इन इंडिया की बात करते हैं। तो फाउंड मेनली इन द ड्राई रीजन ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्रीज। किसके अंदर पाया जाता है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्रीज के पाया जाता है एंड ऑल्सो इन द एल्पिन्स, एल्पाइंस में पाया जाता है। ठीक है, Himalayas grassland in the India are the types of the vegetation mainly comprises of the grasses belonging to the families Posika and that the include plant like the millets, rice, wheat and regas and bamboos, sugar cane, dob and the lemongrass, congress grasses etc more। ठीक है, ये हमारा ग्रासलैंड इन इंडिया है। वो ग्रासेस बिलोंग करती हैं फैमिलीज से, जैसे कि
मिलेट्स हो गए, राइस हो गए, वीट हो गया, राईग्रास हो गया, बॉम्बूज हो गया, शुगर कैन हो गया, ठीक है। ये क्या आपका शुगर कैन है, ये जी है। क्लियर हुआ? तो दो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड क्लियर हुआ टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड के अंदर, ठीक है। अब हमारा डिजर्ट इकोसिस्टम बचता है। क्या बचता है? डिजर्ट इकोसिस्टम। डिजर्ट इकोसिस्टम होता क्या है, ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं? डिजर्ट इकोसिस्टम। यदि डिजर्ट इकोसिस्टम की बात करें, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ड्राइड लैंड एरिया ऑन दिस प्लैनेट दैट रिसीव अ वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन एनुअली। वो एरिया होता है जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है, जो रेनफॉल होती है वो बहुत ही लेस अमाउंट में होती है थ्रू आउट द ईयर। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिजर्ट इकोसिस्टम बोलते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने मेनली अभी तक पढ़ा इकोसिस्टम होता क्या है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, एबायोटिक एनबायोटिक कंपोनेंट का पढ़ा, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ा, एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के पढ़ा। हमारा अभी छूटा क्या है? हमारा फंक्शन रह जाता है इकोसिस्टम का और कैरेक्टरिस्टिक्स रह जाता है। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये जो हमारा, ठीक है, डिजर्ट सिस्टम का, ठीक है, इकोसिस्टम का रह जाता है। तो एरिडिटी होती है इसके अंदर, क्या हो जाती है? एरिडिटी होती है, लेस रेनफॉल प्रोसेस हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। सिक्रेटरी ऑफ वाटर पाया जाता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ विंड पाई जाती है, ठीक है। और ह्यूमिडिटी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या पाया जाता है? क्वालिटी ऑफ सॉइल। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ये किसके अंदर आता है? डिजर्ट इकोसिस्टम के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? डिजर्ट इकोसिस्टम के अंदर पाया जाता है। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं किसके? टाइप्स ऑफ डिजर्ट इकोसिस्टम। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ डिजर्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ डिजर्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसमें? हॉट एंड ड्राई इकोसिस्टम। क्या है? हॉट एंड ड्राई इकोसिस्टम। क्लियर हुआ? उसके बाद बात करते हैं सेमी एराइड इकोसिस्टम। सेमी एराइड डिजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद दो इसमें टाइप्स आ गए इकोसिस्टम में, डिजर्ट इकोसिस्टम में, ठीक है। हॉट एंड ड्राई इकोसिस्टम, सेमी एराइड डिजर्ट इकोसिस्टम। अब हॉट एंड ड्राई इकोसिस्टम क्या होता है? हैविंग अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। क्या? हैविंग अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट कंडीशन एंड वेरी लो एनुअल इन सेंट्रल, वेरी लो एनुअल इन रेनफॉल। किसमें? रेनफॉल में बहुत ही हॉट एंड ड्राई कंडीशन पाई जाती है, वेरी लो एनुअल इन रेनफॉल पाया जाता है, और ये सेंट्रल अफ्रीका साउथ एशिया में पाया जाता है। रफ एंड हार्ड सॉइल होती है। इसकी जो सॉइल की कंडीशन होती है वो क्या होती है? रफ एंड हार्ड होती है। सेमी एराइड डिजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है? यदि हम सेमी एराइड डिजर्ट इकोसिस्टम की बात करें, हैविंग अ हार्ड रॉक्स, स्टेबल ग्राउंड, लेस सैंड ड्यून्स, टेम्परेचर is not as extreme as a hot and dry desert ecosystem, graced basin. It receive a lot of rain as a compared to the normal desert ecosystem. क्लियर हुआ? ये जो टाइप्स ऑफ डिजर्ट इकोसिस्टम है, पहला हमारा हॉट एंड ड्राई इकोसिस्टम था। सेमी एराइड में यहाँ पे हार्ड रॉक्स पाए जाते हैं, स्टेबल ग्राउंड पाया जाता है, लेस सैंड पाया जाता है। टेम्परेचर इज नॉट एक्सट्रीम एज अ हॉट एंड ड्राई डिजर्ट इकोसिस्टम की तरह। इसका जो टेम्परेचर होता है वो उतना नहीं होता है जितना हॉट एंड ड्राई इकोसिस्टम में होता है। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं इट रिसीव अ लॉट ऑफ रेन एज कम्पेयर टू द नॉर्मल डिजर्ट इकोसिस्टम। यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल पाया जाता है हॉट एंड ड्राई इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कोस्टल डिजर्ट इकोसिस्टम एंड कोल्ड डिजर्ट इकोसिस्टम। अब तक हमने हॉट एंड ड्राई एंड सेमी एराइड पढ़ लिया, अब कोस्टल डिजर्ट इकोसिस्टम एंड कोल्ड डिजर्ट इकोसिस्टम। ये जो कोस्टल डिजर्ट इकोसिस्टम होता है, such desert ecosystem are the found near the coastal dunes of the big water bodies like ocean seas and are generally affected by the ocean current, having a more flora and fauna than other types. ये उस रीजन में पाया जाता है जहाँ पे वाटर बॉडीज पाई जाती हैं, जैसे कि सी हो गया, ओशियन हो गया, लेक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो परसेंटेज होता है, ठीक है,
किसका? बायोडाइवर्सिटी का। मतलब हैविंग अ फ्लोरा एंड फन्ना का जो परसेंटेज होता है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है, वो ज़्यादा पाई जाती है इन कंपैरिजन टू द अदर टाइप्स ऑफ डिजर्ट इकोसिस्टम। हॉट एंड ड्राई एंड सेमी एराइड के कंपैरिजन में जो कोस्टल डिजर्ट इकोसिस्टम होता है, वहां पे फ्लोरा एंड फन्ना ज़्यादा पाए जाते हैं। कोल्ड एंड डिजर्ट इकोसिस्टम की बात करें, किसकी बात करें? कोल्ड एंड डिजर्ट इकोसिस्टम की बात करें, having a good amount of rainfall throughout the winter and less in the summer and having a chilling winter and snowfalls। यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो विंटर में ज़्यादा पाया जाता है, समर में कम पाया जाता है। और ड्यूरिंग द विंटर, थ्रू आउट द विंटर चिलिंग कंडीशन रहती है, बहुत ही ठंडी रहती है, एंड स्नोफॉल होता है। समर्स आर अ शॉर्ट मॉडरेटली हॉट एंड माउंट हियर, देयर आर अ कवर्ड विद द स्नो ड्यून्स एंड ग्रीनलैंड अंटार्कटिका। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है? ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका इसके एग्जाम्पल्स हैं। आई होप ये क्लियर हुआ डिजर्ट सिस्टम। डिजर्ट सिस्टम के जो टारो टाइप से क्लियर हुआ, डिजर्ट सिस्टम होता क्या है। ठीक है, अब बात है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है? एन इकोसिस्टम include a group of intersecting organisms which are dependent on the one another and their water environment for nutrition and shelter. Ocean, lakes and rivers, ponds, etc. included plants and microbes. वो एनिमल्स जो प्लांट्स में रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं शेल्टर एंड फूड के लिए, और अपने जो वाटर इन्वायरमेंट होता है उस पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल सी, लेक्स, ओशियन, रिवर, पॉन्ड्स इन स्ट्रीम्स आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे, ये जो हमारा टॉपिक था इकोसिस्टम, जो खत्म होता है। इसका जो एक पार्ट रह जाता है फंक्शन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसके अंदर मुझे मेनली 3 चीज़ें पढ़नी है। और वो क्या है हमारा? ये हमारा फूड चेन है। बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? फूड चेन पढ़ना है एंड फूड वेब पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारा एनर्जी फ्लो पढ़ना है, एनर्जी फ्लो पढ़ना है एंड पिरामिड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पिरामिड पढ़ना है। ये 3 चीज़ें हमें फंक्शन के अंदर पढ़नी है और ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आई नो कि थोड़ा बोरिंग और लेंदी चैप्टर, जो टॉपिक था वो लेंदी था, बोरिंग था, लेकिन मैंने कोशिश किया आपको एकदम डीप में अच्छे से समझाने के लिए, शॉर्ट्स में एकदम ब्रीफ में समझाने के लिए। मैंने कोई लॉन्ग थ्योरीज आपको नहीं बताई हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, वो हमने बताए हैं। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा आपको। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं हमसे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम के लिए। धन्यवाद।